हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम जितेंद्र शुक्ला है। आज हम बात करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। डी ब्लॉक एलिमेंट के कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज, ऐसी प्रॉपर्टीज जिसके द्वारा बाकी सब प्रॉपर्टीज अफेक्ट होती हैं, जैसे एटॉमिक साइज। इसके पहले हम लोग पिछले वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन और कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पर दिया हुआ है लिंक, उससे आप देखने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें। एटॉमिक साइज़ के बारे में बात करते हैं। एटॉमिक साइज़ में अगर मैं जेड मतलब यहाँ पर एटॉमिक नंबर को लिखता हूँ, एटॉमिक नंबर को अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखूँ 21, 22, 23 जो 3D सीरीज के हुआ करते हैं, और यहाँ पर रेडियस को लिखूँ तो देखिएगा एटॉमिक साइज ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट डिक्रीजेज, हाउएवर थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ जाती है। मतलब स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, है ना, मैग्नीज, यहाँ से थोड़ा सा स्टेबिलिटी आ जाती है ना, कोबाल्ट, इन सब में थोड़ा सा स्टेबिलिटी आती है। इस तरह से ये इस तरह हो जाता है। आयरन, कोबाल्ट, निकल, फिर कॉपर और जिंक थोड़ा सा ज़्यादा होते हैं। ये कॉपर और ये जिंक समझिए आप, इन सब की साइज़ लगभग बराबर होती है। तो ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है। ये एक जनरल फिनोमेना है। सर ऐसा क्यों होता है? तो देखेंगे होता क्या रीजन होगा इसका। यहाँ रीजन लिखने की कोशिश करते हैं क्या। पहले तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट लिखते हैं क्या कि ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, ऑन मूविंग कहाँ से, स्कैंडियम टू जिंक, स्कैंडियम से लेकर के जिंक, दैट इज 3D सीरीज। तो क्या होता है यहाँ पर, क्या होता है इन 3D सीरीज, है ना, एटॉमिक एंड आयोनिक साइज क्या होती है, डिक्रीज होती है ना, डिक्रीजेस। क्यों सर एटॉमिक नंबर बढ़ता है? मतलब आप ये भी कह सकते हैं एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज बट साइज या रेडियाई क्या होती है, डिक्रीजेस होती है ना। सर ऐसा आयोनिक और एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होती है। सर ऐसा क्यों होता है? तो इट इज़ ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। बिल्कुल, इसका रीजन क्या लिखेंगे देखेंगे इस चैप्टर में। ये चैप्टर पूरा केमिस्ट्री में डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट 5 to 6 मार्क्स का आता है। इसमें 3 तरह के क्वेश्चन स्पेशली आते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं? रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, केमिकल इक्वेशन के क्वेश्चन आते हैं, और तीसरे क्वेश्चन आते हैं दैट इज़ बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर। ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन किसके बेस पर हैं, स्ट्रक्चर के बेस पर हैं। और ये इक्वेशन आता है केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए, प्रॉपर्टीज़ को लिखने के लिए, जैसे KMnO4 की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है उसको लिखने के लिए केमिकल इक्वेशंस आते हैं। और ये रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, है ना, रीजनिंग के क्वेश्चन इस चैप्टर में से आते हैं। इन्हीं में से आएगा क्वेश्चन 2 नंबर का ये, 2 नंबर का ये और 1 नंबर का ये, ऐसे जनरली क्वेश्चन आया करते हैं। 5 मार्क्स का ये चैप्टर है। तो किसी भी स्टेटमेंट का रीजनिंग हमें पता होना चाहिए। तो रीजनिंग के लिए क्या कहता है, एटॉमिक नंबर बढ़ने से एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज क्यों हो रहा है, तो क्या लिखेंगे, ड्यू टू, जनरली ये होता है ड्यू टू इंक्रीज इन क्या, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। देखिएगा जितना चार्ज बढ़ता है उतने इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इंटर कहाँ होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन जाते कहाँ हैं, n-, जैसे अगर ये 3D है और 4s है तो यहाँ पर हुआ करता है, मान लीजिए यहाँ पर है 3D और यहाँ क्या है, 4s है। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, जो नया इलेक्ट्रॉन आता है वो कहाँ जाता है, नया इलेक्ट्रॉन इसमें भरता हुआ जाता है। आप जानते हैं कि 3D ऑर्बिटल का शील्डिंग इफेक्ट मतलब न्यूक्लियर चार्ज को रोकने का पावर बहुत कम होता है, किसमें, डी इलेक्ट्रॉन्स में। सर क्यों कम होता है? क्योंकि डी सबसे बहुत बड़ा होता है, न्यूक्लियर चार्ज को ये रोक नहीं पाता है। इफेक्टिवली इसका न्यूक्लियर चार्ज बाहर के इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा और उसको अंदर की तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इसके चक्कर में क्या होता है, यहाँ से यहाँ जाने पर साइज घटती जाती है। ये जनरली ये होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं। कॉपर और जिंक की साइज़ ज़्यादा क्यों हो जाती है? कॉपर और जिंक के साइज़ ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि जब अंदर बहुत ज़्यादा भर जाता है, जिंक का कन्फिग्रेशन हुआ करता है 3D10 और कितना होता है 4s2। जब यहाँ पर डी सबसेल पूरी तरह से भर जाता है तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिख लेंगे, इसमें लिखते हैं
कि जिंक हैज एक्सेप्शनली बिगर साइज, जिंक हैज एक्सेप्शनली क्या होता है यार, बिगर साइज या बिगर रेडियस। क्यों, रीजन क्या लिखेंगे, क्वेश्चन आ गया कि जिंक का रेडियस बड़ा क्यों होता है, कॉपर थोड़ा सा बड़ा क्यों होता है, तो इसका रीजन क्या लिखेंगे, ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, आपस में इलेक्ट्रॉनों में रिपल्सन होने लगता है, इसीलिए इसको हम लोग कहा करते हैं कि जिंक की साइज बढ़ गई है। तो साइज जनरली घटती है लेकिन जिंक में जाकर के बढ़ जाती है, कि यह स्कैंडियम से लेकर हमने बात पढ़ा था। 3D सीरीज के बाद हम आगे चलते हैं, तो इसको मैं हैं क्या होता है, ऐसा कुछ साइज आएगा किसके लिए, ये 4D सीरीज़ के लिए है। और यहीं कहीं पर अगर आप 5D सीरीज़ के लिए देखेंगे तो ऐसी कुछ लाइन आएगी, मतलब ये कौन सा है, 5D सीरीज़। मतलब 3D सीरीज़ से 4D सीरीज़ में साइज़ का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन 4D से 5D सीरीज़ में साइज़ का डिफरेंस बहुत कम है। तो सर क्यों ऐसा है, देखेंगे ध्यान से, इसका रीजन लिखा करते हैं, ध्यान से देखेंगे कि 3D की साइज़ छोटी होती है 4D से, और 4D सीरीज़ की साइज़ लगभग बराबर होती है किसके, 5D सीरीज़ से। तो इसका रीज़न क्या है सर, इसको तो और बड़ा होना चाहिए, जितना साइज़ में रेडियस में गैप इसमें है उतना ही 5D में होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो इसका रीज़न क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, है ना, इन दोनों में क्या होता है। तो एक पहले स्टेटमेंट बनाते हैं, इसको मिटाता हूँ और स्टेटमेंट बनाते हैं। 4D एंड 5D सीरीज़ एलिमेंट्स और उसके आयंस, एलिमेंट्स हैव सिमिलर रेडियाई, उनकी रेडियाई सिमिलर होती है। इसका रीजन क्या लिखेंगे, इसका रीजन ये होगा ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण, या ध्यान रखेंगे, बस एक लाइन का आंसर आपको लिखना है एग्जाम में कि अगर 4D सीरीज़ और 5D सीरीज़ में अगर सिमिलर साइज क्यों होती है, तो आंसर क्या लिखेंगे, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है समझने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे 3D सीरीज़ की मैं बात करता हूँ, स्कैंडियम होता है, टाइटेनियम होता है, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, और ये जिंक तक होता है, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है। फिर आगे मैं 4D सीरीज़ की बात करता हूँ, तो 4D सीरीज़ में कौन सा एलिमेंट आता है, यट्टरबियम आता है और जिरकोनियम आता है। यहाँ पर ZN वो है और ZR ये ध्यान रखेंगे। ऐसे मैं कुछ एलिमेंट लिखूंगा, यहाँ पर शायद कैडमियम आता है, ध्यान रखेंगे। लेकिन 5D सीरीज़ की मैं बात करता हूँ तो यहाँ कौन आता है, लैंथेनम आता है, और यहाँ पर कौन आता है, HF, ऐसे और भी एलिमेंट आते हैं। तो यहाँ पर आता है मरकरी, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। क्या है एक्चुअली, लैंथेनम के बाद जो एलिमेंट 71 वाला आता है वो लैंथेनॉइड सीरीज़ का आता है, वो F ब्लॉक एलिमेंट है। और F ब्लॉक एलिमेंट में जो 14 एलिमेंट होते हैं उनका शील्डिंग इफेक्ट बहुत कम होता है, मतलब 51, 72 होता है, यहाँ पर जो आएगा 73 आएगा। उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है यार, इसका एटॉमिक नंबर होता है 80। कि यहाँ पर चूँकि इसके अंदर में क्या भर जा रहा है, लेंथेनम एलिमेंट, लेंथेनॉइड्स आर गोइंग टू बी फिल्ड। और लेंथेनॉइड जब भरते हैं यहाँ पर, यहाँ से यहाँ के बाद, तो लेंथेनॉइड का शील्डिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन को रोकने का पावर बहुत कम होता है। इसलिए क्या होता है कि इसकी साइज़ जितनी होनी चाहिए लेंथेनम के बाद, इन सब की साइज़, इनकी साइज़ बहुत कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि जो 14 एलिमेंट भरे जाते हैं लेंथेनॉइड सीरीज़ के, उनका F इलेक्ट्रॉन्स का शील्डिंग इफेक्ट बहुत कम होता है, इस चक्कर में इसकी साइज़ घट जाती है ना। तो 4D सीरीज और 5D सीरीज की साइज़ सिमिलर क्यों होती है, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो अगर एक लाइन में लिखे तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है, इंक्रीज इन द साइज ऑफ 5D सीरीज एलिमेंट ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ F इलेक्ट्रॉन, F ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब इस लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के नुकसान क्या हैं, तो इसको मैं मिटाता हूँ और लिखते हैं लाइन में कि ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, किसी लेंथेनाइड के कॉन्ट्रैक्शन के नुकसान क्या है, दैट इज 4D एंड 5D सीरीज हैव सिमिलर साइज, यस। और क्या लिख लेंगे, जिरकोनियम एंड हाफनियम हैव सिमिलर रेडियाई। एक एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ देने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका एटॉमिक रेडियस होता है, जिरकोनियम कहाँ पर आता है आपको याद होगा, अभी हमने यहाँ लिखा था
आपने लिखा होगा अपनी कॉपी में, उससे मैच करने की कोशिश करें। ये यट्टरबियम कौन सी सीरीज़ को बिलोंग करता है? 4D सीरीज़ को बिलोंग करता है। और जिरकोनियम किसको बिलोंग करता है यार? यहाँ पर मैंने लिखा था शायद कैडमियम, आपको याद हो। तो इसका जिरकोनियम कहाँ आता है? 4D सीरीज़ का एलिमेंट है और इसका एटॉमिक साइज होता है 160 पिकोमीटर। पीएम में लिखा है, पिकोमीटर में लिखा हुआ है। और 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू होता है 10 to the power -12 मीटर, ये ऐसा हुआ करता है। तो इसका साइज़ कितना है? 160 पिकोमीटर है। और इसकी साइज़ कितनी होती है? यहाँ पर एटॉमिक नंबर मैंने लिखा था, इसको मिटा देता हूँ। यहाँ होता है 159 पिकोमीटर, आप समझिएगा। इसकी साइज़ कितनी है? 160 पिकोमीटर है ना। और इसकी साइज़ कितनी, यहाँ लिखता हूँ मैं, आसानी रहे समझने में आपको। यहाँ पर जिरकोनियम की साइज़ कितनी होती है? 160 पिकोमीटर और यहाँ कितनी होती है? 159 पिकोमीटर। सर इससे क्या हो रहा है? यहाँ पर दोनों तो 4D, एक 4D का है और एक 5D का है, और दोनों के साइज सिमिलर क्यों है? तो आप आंसर क्या लिखेंगे? ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। चलिए, ये तो बात हो गई साइज़ की और साइज़ की वेरिएशंस की। आगे हम देखें कौन सी साइज़ थी? एटॉमिक रेडियाई थी। एटॉमिक साइज़ या एटॉमिक रेडियाई था। अगर मैं आयोनिक की बात करता हूँ तो आयोनिक में भी लगभग यही कॉन्सेप्ट हुआ करता है। आयोनिक रेडियाई या साइज को रेडियाई से नापा करते हैं, रेडियस को यूज़ करके। आप देखेंगे ज़्यादातर इसके मेटल से डाई पॉजिटिव हुआ करते हैं। जैसे आप यहाँ पर लिखेंगे Mn2+, है ना। आपने क्या लिखा? Fe2+। तो आप देखिएगा इन दोनों में सेल्स कितने हैं? इसका कन्फिग्रेशन हुआ करता है 3d5 4s0। इसका क्या होता है? ध्यान से देखिएगा 3d6 4s0। अब आप देखिएगा इसमें दोनों में सेल्स तो बराबर ही है, लेकिन इसका पॉजिटिव चार्ज भी बराबर ही है। लेकिन यहाँ क्या हो गया? यहाँ पर प्रोटॉन ज़्यादा है क्योंकि एटॉमिक नंबर इसका 26 होता है और इसका 25 होता है। तो ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज ग्रेटर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो साइज़ किसकी ज़्यादा बड़ी होगी? इसकी। उधर जाने पर साइज़ घटती जाती है। ऐसे आयरन और कोबाल्ट CO2+ में अगर कंपेयर करें तो आयरन और CO2+ में CO का कन्फिग्रेशन क्या होता है? 3d7 और 4s0 होता है। ये मैंने इसके लिए लिखा है, ये इसके लिए लिखा है, आप देखिएगा। और इसके लिए है कन्फिग्रेशन। आप देखिएगा यहाँ पर एटॉमिक नंबर 27 होता है, तो यहाँ पर साइज़ किसकी बड़ी होगी? इसकी। 9 है, CO है, और यहाँ पर क्या लिखता हूँ? Ni2+ है, ऐसे, है ना। तो आप क्या देखेंगे? इनमें से साइज़ घटती जा रही है। क्यों घट रही है सर? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो जा रहा है, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटली अट्रैक्टेड टूवर्ड द न्यूक्लियस और साइज़ घट जा रही है। चलते हैं कि डेंसिटी, देखिएगा डेंसिटी का फार्मूला होता है दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम। अब देखिएगा जब मास ज़्यादा होगा तो डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक में देखिएगा क्या होता है? मास तो बढ़ता ही जाएगा। क्या होगा? देखिएगा मास क्या होगा? मास तो बढ़ेगा। मतलब क्या होगा सर? एटॉमिक मास की बात मैं कर रहा हूँ। एटॉमिक मास इंक्रीज होगा, लेकिन वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है? इन जनरल वॉल्यूम डिक्रीज होता है। तो एक जनरल टेंडेंसी क्या रखते हैं कि ऑन मूविंग इन 3D सीरीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, क्या होती है 3D सीरीज़ में? डेंसिटी जनरली इंक्रीजेस। क्यों सर इंक्रीज क्यों हो रही है? क्योंकि वॉल्यूम कम हो रहा है और मास ज़्यादा हो रहा है, तो डेंसिटी इंक्रीजेस। बट क्या होगा? जिंक हैज़ लोअर डेंसिटी। देखिएगा लोअर डेंसिटी क्यों ज़्यादा होती है डेंसिटी इसकी डेंसिटी कम क्यों होती है जिंक की? क्योंकि जिंक का वॉल्यूम ज़्यादा होता है। जिंक का साइज़ थोड़ा सा कंपेरेटिवली ज़्यादा होता है, रेडियाई हमने पढ़ा था, है ना। लोअर डेंसिटी ड्यू टू बिगर साइज, अब आप पूछेंगे सर साइज़ क्यों बड़ा होती है? तो हम लोगों ने लिखा था कि ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। तो ये जनरल ट्रेंड है डेंसिटी के बारे में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट लेते हैं। आप ये देखेंगे, अच्छा आयनोस एंथैल्पी पहले थोड़ा सा देख लीजिए, एक बार चार्ट को देखिएगा। चार्ट में आप देखेंगे जो अंडरलाइन बना हुआ है अलग से ब्लू कलर का लाइन खींचा हुआ है, वो किसके लिए है? डेंसिटी के लिए है। इसके पहले हमने डेंसिटी की बात किया। तो ये जो चार्ट यहाँ पर दिख रहा है, ये चार्ट नहीं, ये पूरा डायग्राम, मतलब एक तरह से छोटी सी बुक है। ये बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इसमें दिया हुआ है। तो आप थोड़ा ध्यान रखेंगे कि डेंसिटी के केस में क्या होता है? घटती क्यों है? क्योंकि साइज घटती है, साइज कंटिन्यूस घटती जा रही है और मास बढ़ता जा रहा है। चलिए, है ना, डेंसिटी के बाद आगे चलते हैं इस चार्ट में और आगे देखते हैं आयनोस एंथैल्पी का। रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। किसी एटम से के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी लगती है, जो हमारी ताकत लगती है, उसको कहा जाता है आयनाइजेशन एनर्जी। अब आप समझने की कोशिश करेंगे कैसे सर? जैसे मैंने एक मेटल लिया है, अगर उसका पहला इलेक्ट्रॉन में निकालने की कोशिश करता हूँ तो M+, इसको कहा जाता है
क्या IE1, या इसको लिखते हैं डेल्टा IH1। देखिएगा ये इस तरह का सिंबल यूज़ करते हैं, IE1 का हो। अगर आप कैसा करते हैं कि M+ से इसको बोलते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। अच्छा M+ है, इसमें अगर मैं M2+ करता हूँ, सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, तब ये क्या कहलाएगा, IE2, या इसको डेल्टा IH2 कहा जाता है। अब आप देखेंगे कि सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना हमेशा मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस चार्ज ऑलरेडी है, तो प्लस चार्ज और इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अलाउ नहीं करेगा। इट इज़ ऑलवेज बी कंसीडर्ड, ये हमेशा ऐसा होता है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा ज़्यादा होती है फर्स्ट से। सर क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज की टेंडेंसी क्या होती है कि निगेटिव को अट्रैक्ट करना, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना। अब यहाँ से आप इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते, थोड़ा मुश्किल होगा, है ना, जनरली डबल हो जाती है। आप देखिएगा अगर मैं और इलेक्ट्रॉन निकालना चाहूँ M2+ से, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहूँ अगर एक, देखिएगा यहाँ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। और M एक मेटल है, मैंने एक सिंबॉलिक लिया है, कोई भी मेटल हो सकता है, यहाँ पर M3+ बन जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो इसको क्या कहेंगे आप, आयनाइजेशन एंथैल्पी थर्ड डेल्टा IH3। आप ये भी कह सकते हैं थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी तो बहुत ज़्यादा होगी। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को निकालने में हमें बहुत ताकत लगेगी। सर क्यों लगेगी? क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा है। तो सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी यहाँ पर अकाउंट में लिख लेंगे कि सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑलवेज हैव ग्रेटर वैल्यू। अच्छा, इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियाई या साइज, आप कह सकते हैं। मतलब अगर साइज ज़्यादा होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम होगी। क्यों सर? आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। कैसे है? आप इसको ऐसे समझें कि ये न्यूक्लियस है और ये एटम है, इस तरह से बना हुआ है, ये बड़ा सा है और शेष तो लगभग बराबर ही है। तो यहाँ पर अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो उसको निकालना हमें आसान होगा, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, क्यों, साइज अंदर भरे हुए हैं, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा क्योंकि साइज छोटी है। जब साइज छोटी होगी तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस कम होगा और इसका अट्रैक्शन यहाँ पर कम होगा, यहाँ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। तो साइज छोटी होने के कारण आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टुवर्ड द न्यूक्लियस, और वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर साइज बड़ी होगी तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा। तो आप देखेंगे जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, अगर मैं 3D सीरीज़ की बात करता हूँ, 3D सीरीज़ की बात करता हूँ, कहाँ से, स्कैंडियम से जिंक तक की बात करता हूँ, तो साइज़ घटती है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी में फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करता हूँ। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, जनरली साइज़ घटेगी तो क्या होती है, IE1 क्या होती है, यहाँ पर क्या लिख लेंगे भाई, इंक्रीजेस, है ना। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। जैसे क्या एक्सेप्शन है, देखिएगा यहाँ पर मैं एक्सेप्शन को लिखने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा सबसे पहले मैं लेता हूँ कॉपर और जिंक को। तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, देखिए 3D10 4s1 होता है, और जिंक का क्या होता है सर, 3D10 और 4s2 होता है। तो देखिएगा यहाँ पर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी कॉपर की बहुत कम होगी, कि ज़्यादा होगी, इसकी कम होगी, और यहाँ पर थोड़ा स्टेबल कन्फिग्रेशन है तो इसकी ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ तो हमने क्या देखा कि कॉपर का ये कन्फिग्रेशन है और ये है। यहाँ से देखिएगा यहाँ पर क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल कन्फिग्रेशन मिलेगा, और इसको क्या है, इसको तो ऑलरेडी स्टेबल है, 4s2 4s भरा हुआ है इस तरह से। तो यहाँ क्या होगा, कॉपर का फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, ध्यान से लिखेंगे इसको, क्या कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, इसको लिख लेंगे कि IE1 फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ कॉपर इज लेस देन जिंक। सर ये ऐसा क्यों हो रहा है, इट इज़ बिकॉज ऑफ, देखेंगे 3D10 मैंने ऐसा लिखा है, यहाँ पर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी कॉपर की कम होगी और जिंक की ज़्यादा होगी ड्यू टू फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप चार्ट में भी देखिएगा, यहाँ पर चार्ट में भी देखिएगा, उसको जो चार्ट मैंने आपको दिखाया थोड़ी देर पहले, उस चार्ट में देखिएगा कि कॉपर का फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगा जिंक से। ऐसा हम समझ गए होंगे। चलते हैं आगे, जबकि जिंक की साइज बड़ी है फिर भी ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज द इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर, मतलब ये मेन फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस कर रहा है कि कॉपर का फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी जिंक से कम है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे, क्योंकि कॉपर अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके 3D10 मोर स्टेबल कन्फिग्रेशन को गेन करेगा, तो यहाँ पर इसका होगा। अच्छा, इसके उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ, ध्यान से देखिएगा आप, यहाँ पर इसको यहाँ मैं लिखता
लिखता हूँ IE2 सेकंड आयनोसन एंथैल्पी क्या होगी देखिएगा। सेकंड मतलब Cu+ हो गया, ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया और Cu+ बन गया, और यहाँ क्या बन गया सर, ये बन गया Zn+ बन गया। अब यहाँ पर क्या है 3d10 कन्फिग्रेशन है और 4s0 है, और यहाँ पर क्या है सर, यहाँ पर भी है 3d10 और 4s1 है। अब देखिएगा अब आसानी से कौन अपना इलेक्ट्रॉन देगा, Cu+ देगा कि जिंक देगा? यस, आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन देगा, यहाँ पर जिंक देगा। मतलब यहाँ पर Cu+ का सेकंड आयनोसन एंथैल्पी की वैल्यू ध्यान से देखिए चार्ट में ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी सर? इट इज़ बिकॉज हियर इट इज़ इन स्टेबल कन्फिग्रेशन। तो इसका रीजन क्या लिखेंगे कि सेकंड आयनोसन एंथैल्पी ऑफ कॉपर इज हायर देन जिंक। तो इसका रीजन क्या लिखेंगे, जल्दी से यहाँ ध्यान रखेंगे। ड्यू टू, इसका रीजन है ये कि सेकंड आयनोसन एंथैल्पी, अगर ऐसा क्वेश्चन आया कि सेकंड आयनोसन एंथैल्पी ऑफ कॉपर इज हायर देन जिंक, तो हम आंसर क्या लिखेंगे, हम आंसर लिखेंगे ड्यू टू, क्या है भाई, ड्यू टू स्टेबल कौन सा D10 कॉन्फ़िगरेशन। इसका D10 कॉन्फ़िगरेशन होने के कारण क्या होगा, कन्फिग्रेशन इट हैज़ हायर आयनोसन सेकंड आयनोसन एंथैल्पी। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ कि आयनोसन एंथैल्पी जनरली इंक्रीज होती है। यहाँ पर ये हमने स्टेटमेंट लिखा था कि आयनोसन एंथैल्पी क्या होती है, इंक्रीजेज अक्रॉस द आयनोसन एंथैल्पी इंक्रीजेस ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन द 3D सीरीज। लेकिन इसको मैं लिखने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पर क्या लिखता हूँ कि आयनोसन एंथैल्पी क्या होती है, इंक्रीजेस फ्रॉम कहाँ से, स्कैंडियम टू निकल, है ना, या जिंक देख लीजिए, जनरली क्या होती है जिंक, है ना, फ्रॉम इंक्रीजेस फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक ड्यू टू, रीजन क्या लिखेंगे सर, इसका डिक्रीज इन साइज। ये तो जनरल ट्रेंड हो गया, लेकिन ये कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो एक्सेप्शंस को आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, इसमें एक्सेप्शंस के क्वेश्चन बहुत सारे आया करते हैं। तो ठीक है, ये तो हमने जनरल ट्रेंड हो गया कि आयनोसन एंथैल्पी जनरली डिक्रीजेस फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक इन 3D सीरीज। हर सीरीज में लगभग यही हाल है ना, 3D 4D में हमने 3D सीरीज में ही ज़्यादा बात करनी है अपने को। इसका स्टेटमेंट ये हो गया और रीजन ये हो गया। अच्छा, ये तो एक वन ऑफ द एक्सेप्शंस था, है ना। एक आध एक्सेप्शन की बात मैं और करता हूँ, पहले इसको मिटा देता हूँ जो यहाँ लिखा हुआ है सन, और देखते हैं, देखिएगा टेंशन, ये क्रोमियम है और यहाँ मैंगनीज लिखता हूँ। चलिए देखते हैं, ये क्रोमियम है और ये मैंगनीज है। अब आप इसका कन्फिग्रेशन लिखते हैं एटॉमिक नंबर 24, तो इसका क्या होता है 3d5 4s1, इसका एक्सेप्शनल कन्फिग्रेशन होता है, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है। मैंगनीज का क्या हो जाएगा 3d5 4s2 होता है। आप देखिएगा यहाँ से इसका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, तो क्या लिखेंगे कि IE1 ऑफ क्रोमियम इज लेस देन मैंगनीज। ये ध्यान रखेंगे सर, क्यों IE1 ऑफ क्रोमियम इज लेस, यहाँ से पहला इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा। क्यों सर? क्योंकि ये रिक्वायर स्टेबल कन्फिग्रेशन, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। फिर भी देखते हैं। और अगर मैं बात करता हूँ IE2 की, देखिएगा IE2 का मतलब क्या होगा यहाँ पर, है ना, इसमें मैं लिखता हूँ Cr+ का कन्फिग्रेशन क्या होता है, ये होता है 3d5 4s0, और यहाँ क्या हो जाएगा मैंगनीज का कन्फिग्रेशन 3d5 4s1 हो जाएगा। अब आप देखिएगा Mn+ का कन्फिग्रेशन है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन मैंने इससे निकाल दिया तो ऐसा बन गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दिया तो ऐसा बन गया। अब आप देखिएगा यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन मुझे और निकालना है, मतलब IE2 की बात कर रहा हूँ मैं, तो IE2 क्रोमियम Cr+ और Mn+। तो यहाँ पर आप देखेंगे, क्या देखेंगे कि यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा क्योंकि स्टेबल कन्फिग्रेशन है। IE2 ऑफ Cr इज ग्रेटर दैन किसका, Mn। फिर से देखिएगा, फर्स्ट आयनोसन एंथैल्पी मैंगनीज की ज़्यादा होगी, है ना, लेकिन सेकंड आयनोसन एंथैल्पी क्रोमियम की ज़्यादा होगी। सर क्यों हो रही है ऐसा? ड्यू टू क्या, स्टेबल, इस पूरे चैप्टर में स्टेबल कन्फिग्रेशन का बड़ा इंपॉर्टेंस है। स्टेबल कौन सा कन्फिग्रेशन, D5 कन्फिग्रेशन। D5 का मतलब क्या, तो स्टेबल हाफ फील्ड भी बोला करते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ इधर, हाफ फील्ड, हाफ फील्ड है। कौन है हाफ फील्ड यार? यस, हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन ऑफ
क्रोमियम का D5 कन्फिग्रेशन है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा मैंगनीज की अपेक्षा। तो ये सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी में हमें ये ट्रेंड मिलेगा। अच्छा, इसी में एक और ट्रेंड देखते हैं। तो हमने क्या देखा, कुछ एक्सेप्शन है, कॉपर और जिंक वाला था और क्रोमियम और मैंगनीज का है। इसको मैं मिटाता हूँ और एक और एक्सेप्शन इसी में है, क्रोमियम और मैंगनीज का। आप देखिएगा, अगर मैं थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करता हूँ, दैट इज Cr2+ और Mn2+। आप देखिएगा Cr2+ का कन्फिग्रेशन हमने यहाँ पर क्या लिखा है, दैट इज क्या हो जाएगा 3d4 और 4s0 होगा, और इसका क्या होगा भाई 3d5 4s2 होगा। तो आप देखिएगा यहाँ पर क्या होगा कि इसमें कौन आसानी से अपना थर्ड इलेक्ट्रॉन दे देगा, क्रोमियम देगा कि मैंगनीज देगा, देखिएगा, है ना। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा और इसका निकालना कठिन होगा। मैं यहाँ पर ऐसे होगा 3d5 4s0। आप देखिएगा 2 इलेक्ट्रॉन मैं निकाल चुका हूँ, अब मैं तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना चाहता हूँ तो यहाँ से निकालूंगा, तो स्टेबल कन्फिग्रेशन है। यस, तो हम क्या लिखेंगे कि IE3 ऑफ किसका, क्रोमियम और मैंगनीज में से किसका ज़्यादा होगा, मैंगनीज का ज़्यादा होगा। सर क्यों ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ड्यू इसका रीजन लिखेंगे कि थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ क्रोमियम इज लेस देन मैंगनीज। सर क्यों, ड्यू टू स्टेबल क्या D5 कन्फिगरेशन, D5 और क्या लिखेंगे नीचे, शायद आपको दिख रहा होगा D5 कन्फिगरेशन। अच्छा, ये तो बात हो गई कि इसके एक्सेप्शनल बिहेवियर स्टेबल कन्फिगरेशन है। तो स्टूडेंट्स, उस चार्ट में जो आप देखेंगे, यहाँ पर जो चार्ट दिख रहा है, इस चार्ट से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ऐसे और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बेस्ड ऑन एटॉमिक साइज और आयनाइजेशन एंथैल्पी की। अगले क्लास में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दैट इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस की। चलिए, तब तक अच्छे से प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।